डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए जो 12th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी बेस्ड एमसीक्यू सीरीज लेके आए हुए हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर है, और ये न्यू सिलेबस के बेस पे आपका चैप्टर नंबर 11 है, जबकि ओल्ड के बेस पे देखा जाए तो चैप्टर नंबर 13 है। और हम बोल सकते हैं लास्ट जो यूनिट है, यूनिट नंबर 10, उसका फर्स्ट चैप्टर है। और इसका हम आज सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम 16 to 30 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, उनका सॉल्यूशन है वो करेंगे। इसके अलावा यदि आपने फर्स्ट पार्ट को अच्छे से नहीं देखा है तो पहले अच्छे से उस पार्ट को क्लियर करें, क्योंकि काफ़ी कुछ जो बेसिक्स है वो किया था से ऐसे कुछ तो आपको इन क्वेश्चंस को समझने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो शुरू कर लेते हैं। एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन और ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव्स न्यूट्रिएंट्स फॉर इट्स। तो एक प्रकार से यदि हम बात करें, ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन से क्वेश्चन है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन दी हुई है हमारे इस चैप्टर में काफ़ी अच्छी खासी, और यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इतने भी सिंपल नहीं आएंगे। ज़्यादातर आपको इस टाइप के रिलेशन पूछे जाएंगे कि भाई यदि मान लो पैरासिटिज्म है तो उसमें कौन सा रिलेशन आएगा, प्रीडिएशन है उसमें क्या रिलेशन है, इसके अलावा कंपटीशन है। तो काफ़ी सारे आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव बेनिफिट किसका है, लॉस किसका है, और एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। हालांकि ये तो आपका सिंपली एक डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये तो हम 10th क्लास या अर्ली क्लासेज में पढ़ लेते हैं कि मान लो एक ऑर्गेनिज्म है वो किसी रह के यदि उसका न्यूट्रिशन लेता है तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और किसका टाइप होता है ये, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का। और एक हिसाब से यहाँ पे दो पॉपुलेशन होती है, जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है उसको तो हम पैरासाइट बोलते हैं, और जिस पे डिपेंडेंट है उसको हम होस्ट ऑर्गेनिज्म है वो बोलते हैं। तो यहाँ पे आपसे सिंपली क्या पूछा हुआ है कि ऑर्गेनिज्म उसको किल नहीं करता है, होस्ट, हालांकि किसी ने बोल दिया होस्ट ऑर्गेनिज्म है, उसके खर्चे पे या उसके नुकसान पे जब दूसरा ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर या उसके अंदर रह रहा है, ऊपर रह रहा है तो उसको हम एक्टो पैरासाइट बोलते हैं, एक्टो पैरासाइट। और जबकि अंदर है तो उसको एंडो पैरासाइट का नाम दिया जाता है। तो दो टाइप के पैरासिटिज्म है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे पैरासाइट टाइप की इंटरेक्शन के बारे में आपको बताया हुआ है, और पैरासाइट में क्या होता है, एक स्पीसीज का बेनिफिट और एक का लॉस, पॉजिटिव नेगेटिव टाइप का रिलेशन है वो मिलता है। ऐसा ही रिलेशन प्रीडिएशन में भी मिलता है। प्रीडिएटर क्या होता है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के खाता है। तो यहाँ पे किल करके वहाँ पे ऑर्गेनिज्म को खाया जाता है। हम बोल सकते हैं ये भी पॉजिटिव नेगेटिव टाइप का ही है। जो प्रीडिएटर है वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म जिसको हम प्रे बोलते हैं, जिसका शिकार किया जाता है, प्रीडिएटर है वो जो शिकार करता है, जो शिकार करता है उसका तो पॉजिटिव बेनिफिट होता है, जबकि यहाँ पे नुकसान होता है। इसमें हमारा जो आंसर है वो ए ही आएगा। पॉपुलेशन इंटरेक्शन है वो किस किस में मिल सकता है, दोनों में ही मिलता है। कंपटीशन में नेगेटिव नेगेटिव टाइप का रिलेशन मिलता है, दोनों का ही नुकसान होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट प्लांट कंट्रोल्स द लाइट कंडीशंस एट द ग्राउंड। तो इसमें ये बोला हुआ आपसे, मान लो जब हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम को पढ़ते हैं तो फॉरेस्ट में क्या है, टाल ट्री होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं। और वो जो बड़े पेड़ होते हैं फॉरेस्ट में, वो क्या करते हैं, ग्राउंड वाले जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, छोटे प्लांट्स या क्रीपर्स वगैरह होती हैं जो, उनके लिए क्या चीज़ कंट्रोल करते हैं, मतलब लाइट कंडीशंस हैं वो कंट्रोल करते हैं। और कौन से प्लांट, बल्कि यही बोला है कि कौन से टाइप के प्लांट है वो, ग्राउंड टाइप के जो प्लांट्स हैं जो ग्राउंड्स के आसपास रहते हैं, उनके लिए लाइट कंडीशन वगैरह है वो करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो टाल प्लांट्स मैंने बताया कि जो बड़े प्लांट होते हैं ना, वो क्या है, उनकी बड़ी कैनोपी होती है, सरफेस एरिया ऊपर से ज़्यादा फैले हुए होते हैं, जिसकी वजह से बहुत कम लाइट है वो ग्राउंड तक पहुंचती है। और उसी कम लाइट पे डिपेंड रहना पड़ता है किसको, जो हमारे हर्ब्स और श्रब्स प्लांट्स होते हैं। इसके अलावा जो लिनास या क्लाइंबर्स वगैरह होते हैं ना, ये तो क्या है, इनके ऊपर ही डिपेंड होते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं जो लाइट बची खुची जो लाइट है इनके बीच से आती हुई रहती है, ग्राउंड पे पड़ती है फॉरेस्ट के अंदर, उसी पे ये सारे प्लांट्स हैं वो डिपेंड होते हैं। तो कौन कंट्रोल करता है, हमारा ट्रीज है वो कंट्रोल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू ए वेल ग्रोइंग हर्बेसियस प्लांट इन द फॉरेस्ट इफ इट इज ट्रांसप्लांटेड आउटसाइड
द फॉरेस्ट। लगभग फॉरेस्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। और ये लगभग क्वेश्चन कैसा है, मान लो कि प्लांट को वो पहले फॉरेस्ट में लगा हुआ था, उसको जैसी तैसी जो कंडीशन मिल रही थी, ठीक है, जैसे लाइट कंडीशन वो कम में सर्वाइव करने का कैपेबल था। छोटे प्लांट को तो जाहिर सी बात है कम लाइट मिलती है ना फॉरेस्ट में, उसको हमने एकदम से क्या कर दिया, वहाँ से उठा के और पार्क में लगा दिया। तो ये आपसे पूछ रहा है कि क्या कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। तो कंडीशन क्या हो सकती है, इट मे नॉट सर्वाइव बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन इट्स माइक्रो क्लाइमेट। माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है, हमारे आसपास का एक, हम बोल सकते हैं एक जो भी फिजिकल कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर, वाटर, जो भी एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। मान लो हम यहाँ पे रहते हैं, इंडिया में है जो कंडीशन, मान लो नॉर्थ साइड में है, तो यहाँ पे क्या है, आपको सिंपली जो भी कंडीशन है वो उसके लिए हम लगभग अडेप्टेबल हैं। अब एकदम से यदि हम को इंडिया के किसी पर्सन को अंटार्कटिका पे छोड़ दें या फिर एकदम से, तो शुरुआत में उसको प्रॉब्लम आएगी और कई बार तो यदि वो अपने आप को वहाँ पे अडेप्ट नहीं कर पाया तो हो सकता है सर्वाइव ना भी करे। तो यहाँ पे भी ऐसी कंडीशन है, हर एक ऑर्गेनिज्म है ना अपने माइक्रो क्लाइमेट के प्रति ही अडेप्टेड होता है। और यदि हम एक दम से उसको बदलते हैं, किसी भी ऐसी कंडीशंस पे रख देते हैं जहाँ पे हमारे हिसाब से तो लगता है ये ठीक है, लेकिन उसके लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यदि वो अडेप्टेशन से रिलेटेड जल्दी जल्दी उसने जो भी स्ट्रेस वगैरह है, आसपास का जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसके प्रति, उसके अंदर जो भी चेंजेज है उसको जल्दी जल्दी उसने कंट्रोल नहीं किया, तो वो डेथ भी उसकी हो सकती है। हालांकि फर्स्ट ऑप्शन ही है, फिर भी हम देख लेते हैं। इट ग्रो वेरी वेल बिकॉज द प्लांट्स गेट्स मोर सनलाइट। ये जरूरी नहीं है कि एकदम से उसको सनलाइट ज़्यादा मिले, क्योंकि पहले वो हैबिचुअल है कम सनलाइट के। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं या वर्कर्स होते हैं जो बिल्कुल जो खनन वगैरह करते हैं, गहराई में जो जो कोयला खाने हैं उनमें काम करते हैं, तो वो कम लाइट में ही काम करने के हैबिचुअल हो जाते हैं। यदि उनको एकदम से हम क्या करें, उठा के और यहाँ पे सनलाइट वगैरह रखें तो क्या है, आइज वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे हैबिचुअल हो जाते हैं, तो उससे क्या हो सकता है, एकदम से तो ग्रो नहीं करेगा वो, उसको टाइम जरूर लग सकता है यदि वो बचा रहा तो, लेकिन ऐसी कंडीशन तो नहीं होगी। इट विल ग्रो वेल बिकॉज इट्स प्लांटेड इन द सेम लोकेलिटी। लोकेलिटी मैटर नहीं करती, उसका माइक्रो क्लाइमेट मैटर करता है। इट विल ग्रो नॉर्मली। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमारी लॉजिकल नहीं है, उसको टाइम लगेगा। यदि वो हमारा ग्रो करेगा भी तो उसको एकदम से वो नेचुरली ग्रो नहीं कर पाएगा, वह हो सकता है उसकी डेथ। तो यहाँ पे हमारा जो भी ऑप्शन लग रहा है लॉजिकल वो फर्स्ट ही रहेगा। तो जरूरी नहीं डेथ हो जाए उसकी, ये भी नहीं कह सकते, लेकिन ये डेथ वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लॉजिक है। हो सकता है उसको कुछ टाइम तक उसकी जो ग्रोथ है वो ना हो पाए ढंग से, उसके बाद वो आगे बढ़े। उसके बाद इफ़ ए पॉपुलेशन ऑफ 50 पैरामीशियम, पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और प्रेजेंट इन ए पूल, एक किसी तालाब में है और इसकी पॉपुलेशन है ना, वो बोल रहा है कि पहले 50 थी पॉपुलेशन, अब कितनी हो चुकी है, 150 हो चुकी है। तो इसमें आपसे पूछा व्हाट वुड बी द परसेंटेज ग्रोथ और बर्थ रेट। बर्थ रेट आपसे पूछा है सिंपली। तो बर्थ रेट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ बर्थ अपॉन में जो इनिशियल, या फिर जो हम बोल सकते हैं पहले जो भी पॉपुलेशन थी, इनिशियल पॉपुलेशन, और परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज के लिए हम 100 कर देते हैं। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ बर्थ कितने हुए हैं, पहले 50 थे और अभी कितने हो चुके हैं इंडिविजुअल, ये तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं कितने, 150। तो बर्थ कितने हुए हैं, 150 में से हम 50 घटा देंगे, मतलब चेंज इन पॉपुलेशन कितना है यहाँ पे, 100 है। तो सिंपली 100 अपॉन, और पहले कितने थे, 50 थे, इंटू में 100। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 200% है, वो हमारा ऑप्शन आ जाता है। ऐसे छोटे मोटे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। इसके अलावा जो इक्वेशन भी आती हैं इसमें ग्रोथ मॉडल्स की, वो भी आपको याद रखनी है। तो कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन हो सकता है आपको कंफ्यूज कर सके। ए पॉपुलेशन हैज़ मोर यंग इंडिविजुअल कंपेयर्ड टू द ओल्डर इंडिविजुअल। जैसे हम पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ते हैं ना, पॉपुलेशन ग्रोथ ह्यूमन के अंदर जो अलग अलग ग्रोथ कर पिरामिड बोलते हैं, बल्कि पॉपुलेशन ग्रोथ पिरामिड्स, उसमें कंडीशन पढ़ते हैं। एक तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, इसमें तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का रहता है ये। इसके अलावा एक बेल टाइप भी होता है, इसके अलावा एक क्राउन टाइप भी होता है। क्राउन टाइप में तो हम बोल सकते हैं यंगर इंडिविजुअल कम होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या होते हैं, बेल टाइप में जो यंगर इंडिविजुअल जितने हैं उतने ही रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल हैं और ओल्ड एज वाले कम हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं यंगर इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा हैं, फिर रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं, और फिर क्या हैं,
जो ओल्ड इंडिविजुअल्स हैं। इस केस में तो पॉपुलेशन बढ़ती ही है, क्योंकि यंगर इंडिविजुअल जितने ज़्यादा होंगे वही रिप्रोडक्टिव फेज में एंट्री होगी और उसी की वजह से पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी। मतलब ये जितने ज़्यादा हैं उतने रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, फिर उनकी वजह से जो नए इंडिविजुअल आएंगे वो ज़्यादा आएंगे। तो ये हमारा ग्रोइंग पॉपुलेशन का सिंबल होता है। ये स्टेबल का होता है, क्योंकि जितने यंगर इंडिविजुअल हैं उतने ही हमारे क्या है, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं। और इस केस में जब यंगर इंडिविजुअल कम हैं तो जाहिर सी बात है आगे क्या है, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं वो भी क्या होंगे, हो सकता है उनका नंबर पहले से ज़्यादा हो, लेकिन यंगर इंडिविजुअल कम आ रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पे एंट्री करेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है आपको इस केस में क्राउन टाइप में तो आपको मिले क्या, पॉपुलेशन डिक्रीजिंग मोड में मिलेगी। तो इसमें आपसे पूछा हुआ है कि यदि मोर इंडिविजुअल्स कंपेयर टू द ओल्डर इंडिविजुअल्स, यदि यंगर इंडिविजुअल ज़्यादा हैं ओल्डर इंडिविजुअल कंपैरिजन में, उस केस में क्या होएगा, व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो उस केस में क्या है, यदि यंगर इंडिविजुअल ज़्यादा है ना, सिंपल सी बात है वहाँ पे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज ही होगी। इट विल फर्स्ट डिक्लाइन ऐसा कुछ है नहीं है। स्टेबलाइज आपको पता ही है क्या होता है, स्टेबलाइजिंग में तो हमारा बेल शेप्ड है वो ग्राफ रहता है, जिसमें दोनों का नंबर सेम रहना चाहिए। इसके अलावा डिक्लाइन कब होएगी, जब यंगर इंडिविजुअल कम होंगे। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट पैरामीटर्स आर यूज्ड फॉर द टाइगर सिनेसिस, जो भी बाघ वगैरह जो होते हैं खासकर उनकी जनगणना, मतलब उनका काउंटिंग कैसे की जाती है किसी भी नेशनल पार्क में, या फिर हम बोल सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, खासकर वहाँ पे हम कैसे पता लगाते हैं कितने नंबर में है ये अवर कंट्री नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज जो होती हैं। तो क्या तरीका यूज किया जाता है, हालांकि ये क्वेश्चन बुक से ही है। पग मार्क्स जो पाँव के निशान है, और फीकल मैटर जो भी उनका एक्सक्रीटा वगैरह है, उनसे हम काउंट करते हैं। एक्चुअल हेड काउंट्स, मतलब उनको गिनते हैं, गिन तो नहीं सकते ना वो एक्चुअली में, यदि हमारे फेस टू फेस आ जाएं तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। केवल जहाँ पे वर्ड आ जाते हैं इनके साथ हम नहीं जा सकते। ओनली वाले जो आपको पता है कई बार मैक्सिमम कंडीशंस में ही हम बात करें तो वो आंसर आपके इनकरेक्ट ही होते हैं। दोनों ही चीज़ें यूज करते हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, एसिम्टोप इन लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक दो टाइप के ग्रोथ होते हैं, इसके तो हमारी बुक में एग्जाम्पल भी हैं, इसके अलावा इनको थोड़ा समझ भी लेते हैं। एक तो होता है हमारा जे शेप्ड ग्रोथ कर्व या मॉडल, एक होता है सिग्मोइड ग्रोथ मॉडल। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा इसमें जो इंडिविजुअल है ग्रोथ करेगा, और ये नॉन प्रैक्टिकल होता है एक प्रकार से। नॉन प्रैक्टिकल मतलब ये किसी जगह पाया जाता, वैसे मानते हैं कि ये ग्रोथ कर्व होता है इस तरीके से, लेकिन ज़्यादातर लॉजिस्टिक मतलब लॉजिक ज़्यादातर किस में मिलता है, इस टाइप के ग्रोथ कर्व में मिलता है, सिग्मोइड टाइप में। और सिग्मोइड में क्या होता है, शुरुआत में जो इंडिविजुअल है उसका नंबर कम होता है, राम राम से बढ़ता है, और वो एक टाइम बढ़ना मैक्सिमम लिमिट तक बढ़ता है। लेकिन ये नहीं कि वो बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि नंबर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जो रिसोर्सेज हैं वो तो नहीं बढ़ेंगे ना। रिसोर्सेज क्या है, वो एक प्रकार से लिमिट लगा देंगे ग्रोथ के ऊपर। तो ये ग्रोथ है ना यहाँ पे आके लिमिट हो जाती है। लिमिट क्यों, क्योंकि जो एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी है, जैसे हमारी अपनी अपनी एक अलग कैपेसिटी होती है, वे कौन कितना जैसे वजन या फिर पोटेंशियल, सबका एनवायरनमेंट का भी ऐसे ही पोटेंशियल है। यदि एनवायरनमेंट के पास पोटेंशियल 100 इंडिविजुअल को सर्वाइव करने का है तो 100 इंडिविजुअल ही सर्वाइव करेंगे। 101 102 इंडिविजुअल जैसे ही होएगा नंबर, तो नंबर है वो कम होना भी शुरू हो जाएगा उनका, मतलब नए दो ऐड होंगे तो पुराने दो हैं वहाँ से निकलते रहेंगे आराम आराम से। तो हमारा जो ग्रोथ कर्व है ना वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है इस केस में। तो इस केस में ग्रोथ मतलब जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल नए आ रहे हैं ना वो हमारे यहाँ पे कांस्टेंट हो जाते हैं, मतलब बोल सकते हैं ओवरऑल पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। और इसी को हम सिम्टोप बोलते हैं, जो कांस्टेंट लेवल जब हो जाता है ना, उसी कंडीशन का आपसे पूछा हुआ है कि ए सिम्टोप इन ए लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन, कब होगा ये, जब आपका के का मतलब होता है कैरिंग कैपेसिटी और एन का मतलब होता है इंडिविजुअल। जैसे बताया ना, जब 100 इंडिविजुअल मान लो एक एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी है और 100 ही इंडिविजुअल एनवायरनमेंट में, तो हमारा जो ग्रोथ कर्व है वो आगे बढ़ेगा नहीं, वो उस लिमिट तक ही बढ़ पाएगा। तो ये बात आपकी यहाँ पे ठीक रहेगी कि के इक्वल टू मतलब कैरिंग कैपेसिटी बताया ना, कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, ये हमारे एनवायरनमेंट की वो एक टेंडेंसी, वो एक हम बोल सकते हैं कि लिमिट होती है एनवायरनमेंट के फैक्टर्स के ऊपर जो काम करती है, फिजिकल जो भी फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल्स को सर्वाइव करने के लिए अपनी जो नेसेसिटीज़ हैं वो दे सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा मतलब फैक्टर्स हैं या फिर सोर्सेज हैं उतने ही इंडिविजुअल वगैरह वो सर्वाइव हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
कंपटीशन इज मोस्ट फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब है डेंजरस या फिर भयंकर भी बोल सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी बोला जा सकता है। तो कंपटीशन वैसे तो उतना नुकसानदायक ही है। कंपटीशन तो जैसे हम देखते हैं, कंपटीशन वैसे नॉर्मल सा वर्ड हो चुका है कि जॉब कम है, नंबर इंडिविजुअल्स या फिर जो कैंडिडेट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा होता है, तो वो एक प्रकार का लगते कुछ ही हैं लेकिन दौड़ धूप सबकी होती है। तो कंपटीशन का यदि हम देखें तो रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन उसको लेने वाले क्या हैं, कई हैं। इसकी वजह से वो एक दूसरे को क्या करेंगे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होएगा, एक दूसरे को वो क्या करेंगे, मारना दारना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल कब होएगा कंपनी बीच का कंपटीशन। जैसे मान लो गोट है और टोरटोइजीज हैं, दोनों हर्बेसियस एनिमल हैं, दोनों को घास चाहिए खाने के लिए, लेकिन दोनों को एक ही जगह छोड़ दिया जाए ना तो बकरियां क्या हैं, जल्दी जल्दी घास खा जाएंगी, और जो टोरटोइजीज हैं हो सकता है फिर इतना जल्दी, क्योंकि उनकी तो स्पीड कम होती है, तो हो सकता है वो उनकी डेथ हो जाए। तो कंपटीशन में हो सकता है एक बचा रहे, दूसरों को तो फिर क्या है, वो उनकी डेथ होती ही है, मतलब हम बोल सकते हैं कि उनको निकाला ही जाता है वहाँ से। कई बार जैसे पॉपुलेशन एक्सक्लूजन टाइप के जो प्रिंसिपल हैं हमारी बुक में, पैरासिटिज्म, खासकर जब हम क्या पढ़ते हैं, रिलीज नाम का भी कॉन्सेप्ट रहता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली आपने समझना है, दो टाइप के कंपटीशन होते हैं, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा का मतलब एक ही स्पीसीज के मेंबर के बीच में जब जंग छिड़ जाती है ना, तो क्या है, पूरी की पूरी स्पीसीज है वो खत्म हो सकती है, तो ये ज़्यादा डेंजरस होता है इंट्रा स्पेसिफिक। तो यही है कि टू और मोर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इन द सेम एनवायरनमेंट, मतलब क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जितनी ज़्यादा होंगी ना पास पास, मतलब उनकी नीड्स जितनी ज़्यादा एक जैसी होंगी, उतना ही ज़्यादा क्या है उनके बीच में कंपटीशन देखने को मिलेगा, और हो सकता है एक सर्वाइव कर जाए, दूसरी का नुकसान हो जाए, या दूसरी बिल्कुल खत्म हो जाए वहाँ पे। इसके अलावा और क्या ऑप्शन है, टू और मोर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इन ए डिफरेंट एनवायरनमेंट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो अपने अपने रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है। अनरिलेटेड स्पीसीज का तो कोई मतलब ही नहीं है, मान लो कोई कार्निवोर एनिमल है, एक हर्बीवोर किस पे डिपेंडेंट है, ग्रासीज पे, कार्निवोर किस पे डिपेंडेंट है, वो तो अदर रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है ना, तो उनमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम रिसोर्सेज हो और उसको लेने वाले जो कैंडिडेट या फिर उसको इंडिविजुअल्स ज़्यादा हों तब प्रॉब्लमेटिक होता है, और खासकर जब वो इंडिविजुअल एक ही स्पीसीज के हो। तो दोनों में यदि आपसे पूछा जाए ना तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मिमिक्री क्या होता है, मिमिक्री मतलब नकल करना, इसका तो सिंपली आप समझते ही हो। तो क्या है ये, एन इवोल्व्ड रिजेम्बलेंस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्जेक्ट, मतलब मिमिक्री क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के उसकी नकल। कैमोफ्लेज बिहेवियर होता है, जैसे फ्रॉग्स वगैरह में पाया जाता है, रेप्टाइल्स शो करते हैं ज़्यादातर अपने बैकग्राउंड के साथ, है ना, जो अपना बॉडी कलर मैच कर लेते हैं उसको तो बोलते हैं कैमोफ्लेज बिहेवियर। और मिमिक्री क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स, जैसे काफ़ी सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं किसी की मिमिक्री, जैसे कुछ लीफ इंसेक्ट होते हैं, पत्ते जैसे दिखाई देंगे, वो ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करते हैं, होते हैं लकड़ी जैसे दिखाई देंगे। तो काफ़ी सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो बिल्कुल मिमिक्री करते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, वो क्या है एक प्रकार से प्रीडिएटर से बच जाते हैं, अपना शिकारों को बचाते हैं। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की ऑर्गेनिज्म जब नकल करता है, रिजेम्बलेंस शो करता है, उसको मिमिक्री बोलते हैं। और क्या है, एन अडेप्टेशन मेड फॉर फाइंडिंग मेट्स, मेट्स के लिए कोई ऐसा कोई अडेप्टेशन नहीं होता है मिमिक्री की, मेटिंग खासकर मैंने बताया प्रीडिएशन से बचने के लिए, प्रीडिएटर से बचने के लिए ही मिमिक्री की जाती है। अडेप्टेशन फॉर सर्वाइविंग टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए मिमिक्री नहीं की जाती, सिंपली मिमिक्री में होता क्या है, ऑर्गेनिज्म कॉपी करता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, सस्पेंडेड का मतलब होता है रुकना, ग्रोथ जब रुक जाती है। अब इस केस में देखो यहाँ पे डोरमेंसी, एस्टिवेशन, हिबरनेशन, हालांकि ये काफ़ी सारे जो सारी की सारी क्या कंडीशन है, सस्पेंडेड ग्रोथ की ही हैं, सस्पेंडेड ग्रोथ की ही कंडीशंस हैं सारी। लेकिन याद रखना हिबरनेशन किसके लिए होता है, ये आपका विंटर टाइम के लिए होता है, जबकि एस्टिवेशन है ये समर टाइम में जो इंसेक्ट वगैरह कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो शो करते हैं। डाइपर्ज और डोरमेंसी, डाइप प्रोग्राम्ड डोरमेंसी होती है, काफ़ी सारे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है इस स्टेज को यूज करते हैं डाइपोज स्टेज को। डोरमेंसी क्या है, डोरमेंसी केवल प्लांट्स यूज करते हैं,
अब इसमें बोला है कि स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, दोनों चीजें हालांकि जुलती है, लेकिन हम बोल सकते हैं डायपोज, ये ज्यादातर यूज किया जाता है एनिमल्स की। ये जो स्टेज है ये सस्पेंडेड ग्रोथ की जो स्टेज है ये भी सस्पेंडेड की, इसमें भी मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, इसमें भी सेम, दोनों में ही एक जैसी चीजें हैं। लेकिन डोरमेंसी हम ज़्यादातर देखते हैं, जैसे सीड में डोरमेंसी होती है, जब तक उसको अनफेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती डोरमेंट स्टेज में रहता है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो वापस अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू कर लेता है। लेकिन डायपोज स्टेज में जरूरी नहीं कि अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम ही डायपोज स्टेज होएगा, इंडिविजुअल अपनी मर्जी से भी डायपोज स्टेज में जा सकता है। कहने का मतलब ये प्रोग्राम्ड है और ये एक इंस्टेंट मैकेनिज्म होता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे अपनी बुक में भी जब हम पढ़ते हैं ना, ज़्यादातर अडप्टेशन या फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स आते हैं रेगुलेटर कन्फर्मर में, माइग्रेशन टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे डायपोज से रिलेटेड और हिबरनेशन और एस्टिवेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, क्योंकि डोरमेंसी ज़्यादातर प्लांट्स के केस में ही पढ़ा जाता है। और यहाँ पे जो डायपोज है ना वो हमारा थोड़ा लॉजिकल आंसर रहेगा, हालांकि ये और एनिमल्स वगैरह भी यहाँ पे दे देता ना, क्योंकि क्वेश्चन भी हम किससे पढ़ रहे हैं, मेनली ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से, उसके लिए डायपोज। और यदि सीड से रिलेटेड बोल देता, बर्ड से रिलेटेड बोल देता, तो वहाँ पे ज़्यादातर डोरमेंट स्टेज हम ज़्यादातर वर्ड यूज़ करते हैं। तो थोड़ा वर्डिंग का फर्क है, दोनों चीज़ें हैं एक जैसी ही, आप इनको यदि इलैबोरेट करके समझोगे तो ये आपकी एक प्रकार की हम बोल सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशन खत्म होते ही शुरू हो जाती है नॉर्मल ग्रोथ, लेकिन ये आपकी इंडिविजुअल के एक प्रकार के ऑर्डर्ड मैनर में होती है डायपोज स्टेज जो होती है। उसके बाद टू अवॉइड समर रिलेटेड, अभी पढ़ा था हमने, समर से रिलेटेड यदि कुछ प्रॉब्लम्स है किसी ऑर्गेनिजम्स में, तो जो फीसीज हैं वो अपने आप को डेसिकेशन और हीट मतलब गर्मी से, और डेसिकेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर से बचाने के लिए क्या करती हैं समर में, एस्टिवेशन करती हैं। एस्टिवेशन, हालांकि एस्टिवेशन एक टाइप का अरेंजमेंट भी होता है, 11th क्लास में हम पढ़ते थे, सेपल्स और पेटल्स का जो अरेंजमेंट है ना उसको भी एस्टिवेशन ही बोलते हैं, स्पेलिंग भी सेम ही है। लेकिन यहाँ पे हम जब समर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसके लिए एस्टिवेशन, डायपोज हमने पढ़ लिया, एक प्रकार का प्रोग्राम्ड डोरमेंसी भी बोलते हैं इसको, प्रोग्राम्ड डोरमेंसी ज़्यादातर एनिमल्स के अंदर ये वर्ड यूज किया जाता है। इसके अलावा प्लांट्स में कुछ पार्टिकुलर स्टेज में हम डोरमेंसी है वो यूज करते हैं। हिबरनेशन क्या होता है, विंटर कंडीशन में जब ऑर्गेनिज्म अपने आप को बचाता है विंटर से, उसको जो भी मैकेनिज्म वो यूज करता है उसको हिबरनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बिहेवियर दैट अनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। तो इसमें एक एट्रीब्यूट के बारे में आपसे पूछा हुआ है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह के काफ़ी कॉन्सेप्ट, सेक्स रेशियो वगैरह, वो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में पढ़ते हैं हम। या फिर काफ़ी सारे ऐसे भी जो तरीके जो कि ऑर्गेनिज्म है वो यूज करता है, कोई भी मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल हो सकता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव भी करता है और साथ में रिप्रोडक्शन भी कर सकता है उस हैबिटेट में। अडप्टेशन केवल आता है और टेम्परेरी अडप्टेशन आता ना, फिर तो आपका एस्लीमेटाइजेशन आ जाता है इसका आंसर। टेम्परेरी, जैसे हमने ये जिक्र फर्स्ट पार्ट में भी किया था, एस्लीमेटाइजेशन क्या होता है, टेम्परेरी टाइप का अडप्टेशन होता है। जैसे हम हिल एरियाज में जाते हैं ट्रेवलिंग के लिए, हफ्ता 10 दिन वहाँ पे रुक के आता है ना, तो हमारा जो बॉडी के अंदर आरबीसी काउंट है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल, ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए आरबीसी का नंबर ही बढ़ाता है शरीर, मतलब एक प्रकार का हम बोल सकते हैं फिजियोलॉजिकल अडप्टेशन होता है वो। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कोई ऐसा है नहीं है कि अडप्टेशन से रिलेटेड रहता है। इसके अलावा मेनली यहाँ पे अडप्टेशन का जिक्र है, अडप्टेशन में ही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करके वहाँ पे और फिर रिप्रोडक्शन वाले जो स्टेप हैं उनको कंटिन्यू कर सकता है। और इसके अलावा म्यूचुअलिज्म तो क्या होता है, एक प्रकार का पॉजिटिव टाइप का इंटरेक्शन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बोलते हैं। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन का जब भी नाम आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए, लाइकन्स हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। इसके अलावा माइकोराइजा जो होता है वो भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वो शो करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे अडप्टेशन का जिक्र किया हुआ है, अडप्टेशन ही आएगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो वो होता है जो हमारा एक स्पीड से ऊपर की तरफ बढ़ता ही जाए, वो एक अलग पॉपुलेशन ग्रोथ है, वहाँ पे होता है अडप्टेशन का। लेकिन रिप्रोडक्शन जो स्पीड है ना वो बिल्कुल क्या होती है, पीक पे होती है। तो ऐसा पीक वाला वर्ड इसने यूज नहीं किया है, या फिर रिप्रोडक्टिव फिटनेस का कोई जिक्र नहीं किया है, सिंपल एक प्रकार का चेंज की जिक्र किया तो अडप्टेशन से रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट, सील्स हैव थिक
लेयर्स ऑफ फैट बिलो दियर स्किन, ब्लबर बोलते हैं इसको, मोटी चर्बी की स्किन होती है इनकी, दैट एक्ट्स एज, तो वो किसका काम करती हैं? सील क्या है, समुद्रों में रहते हैं ये, जो बिल्ली जैसा मुंह होता है इनका, पीछे पूंछ होती हैं, पीछे से मछली जैसी होती हैं, आगे से बिल्ली जैसी दिखाई देती हैं, और जो इनके साथ में जो पेंगुइन जैसे हाथ होते हैं, तो ऐसे मतलब फर तो नहीं होते, लेकिन वो स्किन है थोड़ी मोटी रहती है इनकी। और सिंपली ये बोल रहा है कि इस फर का काम क्या है, एक प्रकार के है ये फैट स्किन होना इनका, तो क्या करता है एक प्रकार का, हम देख सकते हैं थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट मीन्स को कांस्टेंट रखना, इसके अलावा कैपिस्टर, रजिस्टर, ये फिजिक्स के वर्ड हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं ना कैपिस्टर, कैपिस्टर क्या है, जो सेल लगता है पंखे के साथ वाला जो कैपिस्टर, कैपिस्टेंस जो कॉन्सेप्ट आते हैं। इसके अलावा रजिस्टर क्या है, रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, अलग अलग टाइप की जो डिवाइसेज हैं। इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या करता है, एक प्रकार का जो हम बोल सकते हैं हीट का बैड कंडक्टर भी बोल सकते हैं, हीट लॉस को रोकता है। जो ये स्किन है ना इनकी, तो वो किसका काम करता है, सिंपली इंसुलेटर का काम करता है। जैसे कंबल है एक प्रकार से, हीट जो बॉडी हीट है ना उसको बाहर नहीं जाने देता, तो थर्मोस्टेट मतलब इसकी वजह से नहीं बोल सकते कि जो हीट है वो फिक्स ही रहेगी, लेकिन इंसुलेटर का काम इसलिए करता है क्योंकि हीट लॉस को बचाता है। तो यहाँ पे हमारा जो रियल लॉजिकल आंसर इंसुलेटर का ही काम करता है। नेक्स्ट, माइक्रोब्स प्रेजेंट इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स, हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या होते हैं, पानी के नीचे जो भी वेंट्स, वेंट्स का मतलब होता है वैसे तो विंडो, मतलब एक वेंटिलेशन के लिए रखी हुई, वेंटिलेशन वर्ड पढ़ते हैं ना हम, तो वो जैसे एग्जॉस्ट फैन लगते हैं जिसमें, तो वेंटिलेशन एक प्रकार का क्या होता है, सिंपली एक्सचेंज के लिए रखी जाती है, सफोकेशन से बचाने के लिए। तो अर्थ से कई बार जो गैसेज वगैरह है वो निकलती हैं, और जैसे हम सिंपली समझे ज्वालामुखी जब फटते हैं तो एक प्रकार का वो भी वेंटिलेशन ही होता है अर्थ के लिए। अब यदि यही वेंटिलेशन या फिर वेंट्स हैं जो वो समुद्रों में निकले, गहराई में निकले, तो वहाँ पे उसको हाइड्रोथर्मल वेंट्स बोला जाता है, और वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, और उस टेम्परेचर पे कौन सर्वाइव कर सकते हैं? तो ये तो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, जो किंगडम मोनेरा में कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो आर्कियो बैक्टीरिया बोला जाता है, एक होते हैं यू बैक्टीरिया, यू में आपके साइनो बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया वो आ जाते हैं। तो आर्कियो बैक्टीरिया हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन में रह सकते हैं, इनको मिथेनोजेंस भी बोल सकते हैं। कुछ ऐसे मिथेनोजेंस बैक्टीरिया भी आ जाते हैं जो हार्श कंडीशन में रह सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो सेल वाल है ना बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, जो कि ऐसी कंडीशन के प्रति इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो सेल वॉल की कंपोजिशन की वजह से ही आर्कियोबैक्टीरिया इतने ज़्यादा रेजिस्ट होते हैं। और साइनोबैक्टीरिया क्या है, ये ब्लू ग्रीन एल्गा बोला जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करते हैं। यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया मतलब बोल सकते हैं फोटोट्रोपिक बैक्टीरिया या फिर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दोनों आ जाते हैं। तो इनके पास तो इतनी ज़्यादा बढ़िया हम बोल सकते हैं सेल वॉल नहीं होती जो इनको हाइड्रोमेंट्स में बचा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के सेशन का। द एज ऑफ पिरामिड विद नैरो बेस इंडिकेट्स, एज ऑफ पिरामिड दिया हुआ है, मतलब हम बोल सकते हैं जैसे वो पिरामिड हमने पढ़े थे अलग अलग, ट्रायंगुलर, क्राउन शेप्ड, बेल शेप्ड, और इसमें बोला हुआ है नैरो बेस है उसका। नैरो बेस का मतलब है हमारा यहाँ पे एक प्रकार से नैरो बेस है, उसके बाद थोड़ा फैलाव है, और उसके बाद फिर पीक है। क्राउन शेप्ड की बात कर रहा है ये, क्राउन शेप्ड एज पिरामिड, उसकी बात कर रहा है एज पिरामिड की। और यहाँ पे सिंपली आपसे पूछा है क्या कब कंडीशन में आएगा ये, हालांकि डिस्कस कर चुके हैं कब होएगा ये, जब लो नंबर ऑफ यंग इंडिविजुअल, यंगर इंडिविजुअल का लो लेवल होएगा ना तब ये नैरो होएगा बीच में से, फिर ये वाइडर हो सकता है। तो इस केस में हम देख सकते हैं जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो एज पिरामिड रहते हैं उनमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल यंग का ज़्यादा है तो वाइडर बेस मिलेगा, और यदि दोनों हमारे रिप्रोडक्टिव वाले नंबर ऑफ इंडिविजुअल यंगर, और यदि हम बात करें रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल सेम रहेंगे, उस केस में बेल शेप्ड जो एज पिरामिड है वो देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आज हमने जो 30 क्वेश्चंस तक एमसीक्यू हैं इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद का जो पार्ट रहेगा उसमें हम 31 से 45 क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन है वो किस किस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं, और बाकी प्रैक्टिस आपके खुद के हाथ में ही है। इसके अलावा ऐसे ही जो इंटरेस्टिंग सेशन है उनके लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब रखें, और वीडियो सेशन आपको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।